बहुत आभार के साथ पुष्पिता। धन्यवाद पुष्पिता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं और सभी मेरे पास मैं कमेंट्स देख रही हूँ। सभी लोग बहुत रचनाकारों के इस रचना पाठ से बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे, बहुत प्रशंसात्मक टिप्पणियाँ आप सब रचनाकारों के लिए आ रही हैं। मैंने अभी दूसरी डिवाइस से लॉगिन किया है, मुझे लगता है शायद ये अब कुछ बेहतर होगा और गड़बड़ नहीं होगी। और रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है फिर से। तो मैं इस समय आपने इतने सारे नेट की समस्याओं के बीच भी आप हमसे जुड़ी हुई थी और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आगे भी समय समय पर हम रचना पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अब अगली रचनाकार के रूप में रंजना जी को आमंत्रित करूंगी। रंजना जी मध्य प्रदेश से हैं। रंजना जी ने इतना काम किया है, विशेषतः जैसे मैं कई बार लोगों से कहती हूँ कि जैसे निराला जी को रामविलास शर्मा मिले थे, वैसे शमशेर की रचनाओं पर इतना अथक काम करने वाली, इतना गंभीर और इतना मील के पत्थर जैसा काम करने वाली रंजना जी हमारे साथ हैं और बहुत स्नेहमयी हैं, बहुत निराभिमानी हैं और उनकी कविताओं का तो क्या ही कहना। बहुधा वे मंचों पर काव्य पाठ नहीं करती हैं। मैंने बहुत कम उन्हें सुना है, जानती हूँ कि वे मंचों पर बहुत कम सुना है कि उन्होंने कभी किसी इस तरह से सीधे काव्य पाठ किया हो। लिखने में ही रहती हैं, लिखती हैं, छपती हैं और पाठक उन्हें पढ़ते हैं, शोधार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो मैं रंजना जी को अपनी एक छोटे से भाव चित्र के साथ आमंत्रित करती हूँ ये काव्य पंक्तियां उन्हें समर्पित करते हुए। ये बया के घोंसले हैं। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, इलाजी विज्ञान की अध्यापिका है, वे भी इसे समझ जाएंगी कि बया का जो घोंसला होता है उसके अंदर जो मिट्टी वे चिपकाती हैं उसमें से प्रकाश आता है। वो क्यों आता है ये विज्ञान वाले जानते हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगी। तो यह कविता उसी को वहीं से बात करती है। ये बया के घोंसले हैं, नीड़ हैं, घर हैं हमारे, जगमगाते भर दिखें, सो टोहती हैं केंचुओं की मिट्टियां हम, सो टोहती हैं केंचुओं की मिट्टियां हम। आदरणीय रंजना जी, स्वागत आपका। अपने आप को अनम्यूट कर लें आप प्लीज। नहीं कर रहे हैं। जी आप ठीक हैं, दिख रही हैं लेकिन म्यूट पर हैं अभी भी। ऑडियो ऑन कीजिए। अगर आप वो अनम्यूट का बटन दबाएं तो फिर हम आपको हाँ जी, सुन पाएंगे। हाँ जी, आप सुन पा हो रहे हैं। गया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे अपनी इस वेब गोष्ठी में शामिल किया। और मैं हिंदी भवन भोपाल, कैलाश चंद्र जी और जवाहर जी की भी आभारी हूँ कि ये मुझे अवसर मिला कि मैं अपनी प्रिय कवियत्रियों को भी इस तरह सुन सकी और उनके साथ मैं कविता पाठ कर सकी। मैं जो कविताएं लाई हूँ, पहली कविता जो मैं सुना रही हूँ वो है भूरी झाड़ियां। ये असल में 25 छोटी छोटी कविताओं का समुच्चय है जिसमें से मैंने कुछ पसंद की हैं। भूरी झाड़ियां। सूखी झाड़ियों पर फुर्र से उड़ती भूरी चिड़िया, गोया सूखी झाड़ियां ही हो भूरी चिड़िया।
बुढ़ाती देह में हरियाया जवान दिल, भूरी झाड़ियों के बीच उग आई एक हरी झाड़ी। अटका यह किसका रुमाल, सूखे आंसू बांचती भूरी झाड़ियां। पृथ्वी की तरह पूरा आसमान उठाती हैं भूरी झाड़ियां, कोई नहीं देखता। भूरी झाड़ियों में अब भी जिंदा है खुशबू हरे वसंत की, जस की तस। कितने ही मौसम बेमौसम झेले हैं भूरी झाड़ियों ने, अब उनसे न कहो और भी खराब दिन आएंगे। देह में पसर गई भूरी झाड़ियां नसों की मानिंद, देह में पसर गई भूरी झाड़ियां नसों की मानिंद। आत्मा की भूरी झाड़ी, भूरी चिड़िया अब न चहकती है न पंख ही फड़फड़ाती है। दूसरी कविता है, आसमान कभी बोर नहीं होता। आसमान कभी बोर नहीं होता, आसमान कभी बोर नहीं होता। हल्का केसरिया, सांवला गुलाबी जामुनी, तनिक सलोना नीला पीला छितराया, सफेद चमकीले रंगों में रमा रहता है। कभी स्लेट सा तो कभी रुई सा फैला रहता है। आसमान कभी बोर नहीं होता। अगर पश्चिम के पास है सूरज तो चमक मिलती पूरब को। अकेला कुछ नहीं रखता अपने पास, बांटता है चहुदिशी सब ओर। रोज बदलता है अपना कलेवर, आसमान कभी बोर नहीं होता। कभी सन्नाटे सा शांत नीरव कि पंछी तो क्या पंख मारे, हवा तो चुप, एकदम चुप। कभी कड़कता गरजता इस कदर धंसा चला आता पृथ्वी के होने पर कि गोया टूट पड़े मर्यादा समुद्र की। कभी चहचहाता कभी गुनगुनाता, आसमान कभी बोर नहीं होता। उन्हीं उन्हीं रंगों से अनगिनत रंग संयोजन घोलता, हल्के गहरे सघन कभी छितराए से आकार रचता, हर बार नया दिखता, मन को अनंत कौतुक में डालता, आवाजों और चुप्पियों के माया जाल रचता। यह आदिम आसमान कभी पुराना नहीं लगता, इसलिए आसमान कभी बोर नहीं होता। वाह वाह। एक छोटी सी कविता है एकदम, जिसका शीर्षक है तुम्हारा चेहरा। स्वागत स्वागत। कहीं से भी लौट कर आती हूँ, तुम्हारे चेहरे की खिड़कियां मेरे स्वागत में खुल जाती हैं। मैं अपना वह कोना ढूंढ लेती हूँ जहां पर मैं सर्वाधिक आश्वस्त होती हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरे लिए घर है और घर के मायने हैं माँ। कुछ और छोटी छोटी कविताएं हैं उसमें। इस प्रकार से उसका आयोजन है कि पहली पंक्ति में 5 शब्द हैं, दूसरी में 6 हैं और तीसरी में 7 हैं। इस प्रकार से है और उसका शीर्षक है कुछ साक्षात्कार। हवा में लहराती तुम्हारी लट अटकी है आकाश के बीचों बीच ऐसे, तब अभी जैसे धारासार बरस उठेगा। तुम्हें इस कदर देखा मैंने अपने आप में गुम अनमना उदास, पहचानी झांकी हो जैसे किसी अजनबी की। कितनी तसल्ली से भरा है मुस्काता दमकता हुआ तुम्हारा चेहरा। वैशाखी शाम का गोया रंगीन खूबसूरत आसमान। ढलती शाम जलती है पराली, अभी अभी बीते पलाश की यादें हरहरा उठती हैं क्षितिज के सीने में। लिए गोद में वही सूरज रोज उगता है
एक नया आसमान, वाह, बिखरे स्वप्न बीजों में उगती हरियाली अगाध, तहाशा धूप चीरती चली आती, भीषण घाम तपाता, नाचता सब ओर, तपिश वाली ठंडी हवा चुरा लाई शाम। हौले से सहलाया क्या तुमने, सेहरा समूचा होना मेरा, नदी समंदर लहराया पृथ्वी पर एक साथ। जागना किस कदर मुश्किल है, खेप पर खेप उतरते सपने जब, उजड़ी आंखों में सूने जीवन में यकसा, भरता है उर्गारी उड़ान वह, कटता फैले आसमान का जर्रा जर्रा, परछाई नापती उसकी जमी का कोनो मकान। तुमने छेड़ा महज तार एक, झंझना उठी आसमन कायनात सारी यह, उथल पुथल गहराइयां कब निथरेगा शांत जल। और ये आखिरी कविता मैं सुना रही हूँ। ये असल में एक मेरी बड़ी लंबी कविता है, खिड़कियां, झरोखे और लड़कियां, जी जी जी, जो अभी समालोचन में आई है। उसका एक खंड मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। खिड़कियां, झरोखे, लड़कियां। अक्सर उजालों से नीम अंधेरों में, कभी नीम अंधेरों से नीम उजालों में, अनवरत चलती वे लड़कियां कब औरतें बन गुम हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कहीं पर भी दर्ज नहीं होती उनकी गुमशुदगी। वे गुम नहीं होना चाहती थी कभी भी, पर उजाले की चादरों पर अंधेरों की नक्काशी इस कदर उकेरी जाती है कि गायब हो जाते हैं उनके चेहरे। न पर्दा है, न बुर्का है, न घूंघट ही, फिर भी दिखाई नहीं पड़ती वे लड़कियां जो औरतें बन गुम हो गई हैं। कहाँ गुम होती हैं औरतें, झरोखों से झांकती, खिड़कियों की सलाखों को पकड़ आसमान की धूप छाई देखती, पंछियों बादलों की आवाजाही देखती औरतें। खिड़कियों और झरोखों से झांकती औरतें लगातार एक वह दरवाजा खोजती हैं जिनके भीतर से वे आ तो गई हैं पर अब जा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है इस मंच पर से अपनी कविताएं सुनाने का, और मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे ये भी खुशी है कि मेरी इन कविताओं को पुष्पिता जी और अनामिका जी सुन रही हैं। मैं फिर से हिंदी भवन के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद रंजना जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं, और मैंने तो आपने ईमेल के माध्यम से मैंने इन कविताओं को पढ़ लिया था, और बुझाइयाँ का जो आपने प्रतिक्रिया और अलग अलग रूप से उसे रूपांतरित किया, नए नए अर्थ भरे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत अच्छी लगी। मैं क्या कहूँ उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद फिर से। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सभी लोग एक साथ सबको सुन पा रहे हैं, इतने वरिष्ठ कलाकारों को, हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। तो धन्यवाद पुनः। मैं अब पूर्णिमा जी हमारे मध्य में है, पूर्णिमा वर्मन जी शारजाह में रहती हैं, और आपका माइक म्यूट हो चुका है। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी, तो पूर्णिमा जी शारजाह में रहती हैं और बहुत काम करती हैं। बहुत से इनको सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। अभिव्यक्ति चलाती हैं इंटरनेट पर, जो भारत दर्शन पहली पत्रिका थी, और महिलाओं में पूर्णिमा जी को माना जाना चाहिए कि उन्होंने अभिव्यक्ति पत्रिका प्रारंभ कर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया वहाँ, हमारी हम सबकी ओर से। पर पूर्णिमा जी का स्वागत करते हुए मैं इन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, और लगातार लिखने पढ़ने में रहती हैं। नवदीप की एक पाठशाला चलाती हैं, तो इनसे संपर्क करना मेरे लिए काफी कठिन था, लेकिन फिर मैंने किसी तरह खोज निकाला और पूर्णिमा जी ने सहर्ष अनुमति दी। और मुझे लगता है जिस दिन मैंने फोन किया मुझे बाद में पता लगा उस दिन पूर्णिमा जी का जन्मदिन था। तो पूर्णिमा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अपनी 2 पंक्तियों से
आमंत्रित करती हूँ। सांसों की आवाजाही में महक सा अपना घर वार दिया मैंने तुम्हारी प्राणवाही उड़ानों पर, पार दिया मैंने तुम्हारी प्राणवाही उड़ानों पर। पूर्णिमा जी। नमस्कार। कविता जी का बहुत बहुत आभार, आपने इस वैश्विक गोष्ठी में मुझे शामिल होने का अवसर प्रदान किया। सभी प्रबुद्ध रचनाकारों और सुधी श्रोताओं का सादर अभिनंदन। आज मैं जो रचना सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है खिड़की पर बोगनविला। बोगनविला आप सभी जानते होंगे, एक बेल है रंगीन पत्तियों वाली। इसी को मैंने बोगनविला कहा है अपनी स्थानीय बोली के अनुसार। इन कविताओं में बोगनविला है, खिड़की है और मैं हूँ। और समय है एक दिन का, सुबह सूरज के उगने से पहले से लेकर सोने से पहले तक का। तो प्रस्तुत है खिड़की पर बोगनविला, 11 कविताएं। खिड़की पर बोगनविला छोटी छोटी 4-6 पंक्तियों की रचनाएं हैं। मैं समय सीमा के भीतर इन्हें पूरा करूंगी। तो प्रस्तुत है पहली रचना। सुबह सुबह सबसे पहले उठती है बोगनविला। सुबह सुबह सबसे पहले उठती है बोगनविला, खिड़की के बाहर बाह फैलाकर बुलाती हुई, जैसे नन्हे बच्चे को बुलाती है माँ। बोगनविला जागती है सूरज से भी पहले। सुबह सुबह सबसे पहले उठती है बोगनविला, खिड़की के बाहर बाह फैलाकर बुलाती हुई, जैसे नन्हे बच्चे को बुलाती है माँ। बोगनविला जागती है सूरज से भी पहले। दूसरी रचना है। खिड़की बोगनविला को झुलाती है बाहों में। खिड़की बोगनविला को झुलाती है बाहों में, आकाश को पकड़ लाती है कमरे में, उजाले को देती है नई दिशाएं और अंधेरे को बुहार कर फेंक देती है बाहर। वाह वाह वाह। खिड़की बोगनविला को झुलाती है बाहों में, आकाश को पकड़ लाती है कमरे में, उजाले को देती है नई दिशाएं और अंधेरे को बुहार देती है बाहर। तीसरी कविता है। खिड़की बिछाती है कमरे में धूप की चादर। खिड़की बिछाती है कमरे में धूप की चादर, बोगनविला बांधती है उसके ओर छोर, गर्म हवा के गुब्बारे की तरह। उड़ान को तैयार हो जाती है कल्पना, यूं ही कमरे में बैठे। खिड़की बिछाती है कमरे में धूप की चादर, बोगनविला बांधती है उसके ओर छोर, गर्म हवा के गुब्बारे की तरह उड़ान को तैयार हो जाती है कल्पना, यूं ही कमरे में बैठे। चौथी कविता है। धूप को दीवार पर चिपकाती है बोगनविला। धूप को दीवार पर चिपकाती है बोगनविला, खिड़की तार पर आकाश सुखाती है। मैं कविताएं तहाती हूँ पन्नों में, दिन गुजरता है हौले। धूप दीवार पर चिपकाती है बोगनविला, खिड़की तार पर आकाश सुखाती है। मैं कविताएं तहाती हूँ पन्नों में, दिन गुजरता है हौले। पांचवी कविता है। बोगनविला झरते हैं, रुक कर ठहरते हैं। बोगनविला झरते हैं, रुक कर ठहरते हैं, खिड़की की देहरी पर उचक कर उछलते हैं नीचे। भागते फिरते हैं आंगन में, डाली वहां हिला हिला कर बरसती है, खिड़की मुस्काती है। बोगनविला झरते हैं, रुक कर ठहरते हैं, खिड़की की देहरी पर उचक कर उछलते हैं नीचे। भागते फिरते हैं आंगन में, डाली वहां हिला हिला कर बरसती है, खिड़की मुस्काती है। वाह वाह वाह। अगली कविता है। खिड़की पर खिली है बोगनविला। खिड़की पर खिली है बोगनविला, उमका है रूप का दरिया। सौंदर्य खुलकर बिखरता हुआ
खिड़की के भीतर सिमट कर निखरता हुआ। खिड़की पर खिली है बोगनविला, उमगा है रूप का दरिया, खिड़की के पार है सौंदर्य खुलकर बिखरता हुआ, खिड़की के भीतर सिमट कर निखरता हुआ। अगली रचना है स्वागत स्वागत आपका। खिड़की में फूल हैं, फूलों में जीवन, दीवार के सन्नाटे को भरती है बोगनविला। खिड़की में फूल हैं, फूलों में जीवन, दीवार के सन्नाटे को भरती है बोगनविला। अगली रचना देखिए। खिलती है बोगनविला, खिलती है बोगनविला, झूमते हैं उल्लास के फूल, भरते हुए रंग मौसम में। खिलती है बोगनविला, झूमते हैं उल्लास के फूल, भरते हुए रंग मौसम में। कल ये फूल ना भी रहे, कल ये फूल ना भी रहे, उल्लास रहेगा फिर भी नित्य नए फूलों में। उल्लास रुकता नहीं, खिड़की के सम्मान में, आत्मा में, व्यक्तित्व में निरंतर घुलता है, फूट कर झलकता है खिड़की के सौंदर्य में। खिलती है बोगनविला, झूमते हैं उल्लास के फूल, भरते हुए रंग मौसम में। कल ये फूल ना भी रहे, उल्लास रहेगा फिर भी नित्य नए फूलों में। उल्लास रुकता नहीं, खिड़की के सम्मान में, आत्मा में, व्यक्तित्व में निरंतर घुलता है, फूट कर झलकता है खिड़की के सौंदर्य में। वाह वाह। अगली रचना है मैं हूँ खिड़की है और बोगनविला। मैं हूँ खिड़की है और बोगनविला, मैं और खिड़की, मैं और बोगनविला दोनों बतियाते हैं। मैं और बोगनविला दोनों बतियाते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, खिड़की चुप रहती है, सिर्फ मुस्कुराती है। मैं हूँ खिड़की है और बोगनविला, मैं और बोगनविला दोनों बतियाते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, खिड़की चुप रहती है, सिर्फ मुस्कुराती है। वाह वाह 10वीं कविता है जी। आसमान खो गया है रात में। आसमान खो गया है रात में, सो गया है आंगन, ऊँघने लगी है दीवारें। आसमान खो गया है रात में, सो गया है आंगन, ऊँघने लगी हैं दीवारें। धीमी पड़ गई है रात भर जलने वाली बत्तियां, बोगनविला जागी है अब तक, मेरे सोने से पहले कहने को शुभ रात्रि। वाह। आसमान खो गया है रात में, सो गया है आंगन, ऊँघने लगी हैं दीवारें। धीमी पड़ गई है रात भर जलने वाली बत्तियां, बोगनविला जागी है अब तक, मेरे सोने से पहले कहने को शुभ रात्रि। और अंतिम रचना है खिड़की पर सरसराती करवटें लेती है बोगनविला। खिड़की पर सरसराती करवटें लेती है बोगनविला, चलो निहारिकाओं तक चलें, जागी हो अभी तलक। हाँ, निर्मल चांदनी जो है आकाश की राहों में, और हम चल पड़े चांद की नाव पर। खिड़की पर सरसराती करवटें लेती है बोगनविला, चलो निहारिकाओं तक चलें, जागी हो अभी तलक। हाँ, निर्मल चांदनी जो है आकाश की राहों में, और हम चल पड़े चांद की नाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। पूर्णिमा जी कविता को जीती हैं, है ना। जब वे कविता पढ़ रही थी और उन शब्दों के साथ वे जिन भावों में उतर रही थी, वे सारे भाव उनके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रहे थे। कहाँ मुस्कान गहरी हो रही थी, कहाँ उतर रही थी। तो मैं पूर्णिमा जी के शब्दों से ज्यादा कविता को पूर्णिमा जी के चेहरे पर पढ़ रही थी। बहुत खूब पूर्णिमा जी, बहुत बहुत जो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सुंदर शब्दों का बहुत आभार। बहुत अच्छी रचनाएं थी आपकी। हमारे सभी जुड़े हुए लोगों को भी ये रचनाएं बहुत पसंद आई होंगी।
और हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं अब। और हमारे मध्य सबसे वरिष्ठ जो आज रचना पाठ के लिए रचनाकार हैं, मैंने जैसा कि कहा था कि हम सम्मान देने के लिए जो आयु सबसे हमसे वरिष्ठ होंगे उसी क्रम से आगे बढ़ रहे थे। तो मैं अब हमारे मध्य उषा वर्मा जी हैं। उषा जी यॉर्क ब्रिटेन में रहती हैं। बहुत चिप कर पीछे रहकर समर्पित भाव से कार्य करती हैं। उन्होंने पहला संकलन ब्रिटेन में जो कहानी के सम्मान में आया था, और भी एक संयुक्त उपन्यास हम लोगों ने मिलकर लिखा था। की बात है। और ब्रिटेन में अध्यापन से भी, शिक्षण से भी जुड़े हुए हैं और लिखती हैं, संपादन का काम करती हैं। उपन्यास, कहानियां विशेष पारंगतता इन्हें प्राप्त है और बहुत ही विनम्र, बहुत स्नेही, बहुत मृदुल, बहुत उदार, बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी उषा जी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर्शास्पद है। मैं उषा जी को अपनी एक छोटी सी चित्र के साथ समर्पित करते हुए, चित्र के साथ नहीं कहना चाहिए, यह चित्र शब्द चित्र उन्हें समर्पित करते हुए आमंत्रित कर रही हैं। उषा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और कैमरा ऑन कर लें। तो उषा जी को हम बुलाते हैं। हम रुमालों पर पढ़े हैं प्रीत के अक्षर, हम रुमालों पर पढ़े हैं प्रीत के अक्षर, कब तहा कर रख चलो किस जेब में तुम कौन जाने, कब तहा कर रख चलो किस जेब में तुम कौन जाने। आदरणीय उषा जी। उषा जी थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए, आपका आपके सिर के ऊपर का हिस्सा अधिक दिख रहा है, आप कम दिख रही हैं। थोड़ा कैमरा नीचे, इसको थोड़ा नीचे की ओर झुका लीजिए लैपटॉप को। चलिए, असुविधा है तो पढ़िए। हाँ जी, ठीक, अब बिल्कुल ठीक है। आज के मंच पर मुझे बुलाने के लिए कविता जी, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और भी जितने भी प्रबुद्ध श्रोता जिन्होंने इतनी बुद्ध लोग जो आए, कवियत्री, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। तो मुझे तो एक दो चीजें हैं जो आपके सामने रखने जा रही हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ। प्यार पहली कविता है, इसका शीर्षक है प्यार। प्यार मुक्ति है बंधनहीन, स्वतंत्र, उतारते चली निर्वस्त्र, बाधा नहीं। उतारते चली निर्वस्त्र, बाधा नहीं, पारदर्शी रहस्य, प्यार समर्पण है। प्यार स्वतंत्र है, उतार के चली निर्वस्त्र, बाधा नहीं, पारदर्शी रहस्य, प्यार समर्पण है, अबाध आकर्षण है, मिटना ही जीवन है। अबाध आकर्षण है, मिटना ही जीवन है, निशब्द सुरंजन, प्यार भक्ति है। पीड़ा से दीवानी, तर्क नहीं केवल पूजन, प्यार शक्ति है। पीड़ा से दीवानी, तर्क नहीं केवल पूजन, प्यार शक्ति है। अजय जया सी, अपराजित दुर्गा सी, प्यार मुक्ति है। स्वागत स्वागत। एक दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है कर्ज है कविता का। जी, कर्ज है कविता का। कविताएं नहीं बंधती हैं देश की सीमाओं में, नहीं बंधती हैं देश की सीमाओं में, ये चली जाती हैं सीमाओं के पार। देश न चली जाती हैं सीमाओं के पार, न देश का नाम न लोगों का नाम, वे नहीं बंधती हैं मन के बंधन में। मैं नहीं जानती सीमाओं के बंधन में उड़ जाती हैं ऊपर ऊपर, लांघ कर मन की दीवार। उड़ जाती हैं ऊपर ऊपर, लांघ कर मन की दीवार। वे बात करती हैं रूहों से, आत्माओं से, वे रहती हैं स्वतंत्र बंधनहीन अनाम। कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, इसलिए लोग लिखते हैं कविता। इसीलिए लोग लिखते हैं कविता कि शायद भूलें किसी का मन,
कि वो शायद छू ले किसी का मन, तो बता दें अपना पता, अपना घर, जहाँ कोई पढ़ना चाहे तो आ जा सकता है, रह सकता है इन घरों में, रह सकता है इन घरों में, यह सुख कर्ज है कविता का। वाह, अपना घर जहाँ कोई पढ़ना चाहे आ जा सकता है, रह सकता है इन घरों में, यह सुख कर्ज है कविता का। हाँ, एक शब्द कविता है। शब्द तुम सूर्य के वंशधर, शब्द तुम सूर्य के वंशधर, नचिकेता की अग्नि तुम्ही मेरी आकांक्षा के आकाश, नचिकेता की अग्नि तुम्ही मेरी आकांक्षा के आकाश, शब्द तुम कस्तूरी के सुवास, शब्द तुम कस्तूरी के सुवास। पागल करती रही सदा, रही भटकती मैं अभिशापित, अनुभव जंगल, रही भटकती शब्द मेरे जीवन का उल्लास, शब्द तुम सूर्य के वंशधर। ठगा सा खोया सा सोया था चुपचाप, ठगा सा खोया था सोया था चुपचाप, जान न पाई वह सब क्या था, जान न पाई वह सब क्या था। बेचैन बना जाती, सूनापन भर जाती, सूर्य तुम तो आयामी अर्थ के पक्षधर, तुमको पाने की आकांक्षा में चलूं निरंतर, जीवन के सहचर, शब्द तुम ज्योतिपुंज के हस्ताक्षर, शब्द तुम सूर्य के वंशधर, वाह। सूर्य के वंशधर। और सुनाओ क्या? कोई छोटी सी रचना है तो एक सुना दीजिए, फिर हम। कविता का शीर्षक है याचना। जी। दीपिका में साथ तुम चलते रहो, हृदय की दीपिका में साथ तुम चलते रहो, आहत मन तुम्हें जब भी पुकारे गीत बन ढलते रहो, आहत मन तुम्हें जब भी पुकारे गीत बन ढलते रहो, मन तिमिर में डूब कर ढूंढे सहारा जब कभी, मन तिमिर में डूब कर ढूंढे सहारा जब कभी, तुम तड़ित से चमक कर प्रभा देते रहो, तुम तड़ित से चमक कर प्रभा देते रहो, और प्राची से कभी जब झांकता हो वह अरुण, और प्राची से कभी जब झांकता हो वह अरुण, मुस्कुराकर तुम सदा संकेत बस देते रहो, मुस्कुराकर तुम सदा संकेत बस देते रहो। किनारा मांगता है कौन तुमसे, किनारा मांगता है कौन तुमसे, तुम सदा तीव्र झंझा में सदा तुम संग रहो, किनारा मांगता है कौन तुमसे, तीव्र झंझा में सदा तुम संग रहो, हृदय की वीतिका में साथ तुम चलते रहो। आप सबका बहुत, ये आखिरी कविता थी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी और बहुत उसके लिए मैं खुश हूँ मन से कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर कविता जी ने दिया। आप दोबारा धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद उषा जी। आपसे मेरा बहुत पुराना एक कारण से नाता है। हैदराबाद में आपके जीजा जी और भाषा वैज्ञानिक है ना वर्मा जी के समय से मैं पहुंची थी, तो इसलिए आपको ऋषभ जी बैठे हैं वे भी जानते हैं उनके कारण, और डॉक्टर साहब के कारण, महेंद्र वर्मा जी के कारण, उन्होंने जितना काम 40 वर्ष यॉर्क में ब्रिटेन में जिस तरह से भाषा को अपने बूते पर इतना मील का पत्थर जो स्थापित किया है, इतने कार्य करके, इतना महान कार्य हिंदी का भाषा का जो व्यक्ति है वह कभी इस चीज को, इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो दोनों ही भाइयों ने जितना बड़ा कार्य किया है भाषा के रूप में हिंदी के लिए, मील का पत्थर है। मैं फिर से आपको और डॉक्टर महेंद्र वर्मा जी को अपने प्रणाम देती हूँ। धन्यवाद।
मैं संस्था विश्वम्भरा के संवीक्षक ऋषभ देव जी हैं हमारे बीच, वे समाहार वक्तव्य के लिए आएंगे और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम का समाहार करें। आप नहीं सुनाएंगे माता? 2 लाइनें सुनाएंगे। ऋषभ जी आदेश देंगे तो मैं भी सुना दूंगी। ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन अच्छा होता है। ऋषभ जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और कैमरा, अभी आप दिखाई दे रहे थे मुझे। हाँ, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कविता वाचक नवी की एक कविता के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहेगा। उन्हें अगर याद हो या सामने हो तो मैं चल तो दूं पढ़ दें, या फिर अपने मन से जो चाहे पढ़ूं। नहीं, एक मैं चल तो पढ़ देती हूँ, मेरे सामने ही है मेरा संकलन। जी जी, हाँ, स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चल तो दूं डॉक्टर कविता वाचक नवी की कविता संग्रह का नाम है और उसकी शीर्षक कविता मैं चल तो दूं हूँ, जो एक तरह से ये थीम हमारे आज के कार्यक्रम की है, एक घरौंदा मेरे भीतर, उसमें भी सार्थक होती हुई दिखे। आए जी, तो मैं बिना किसी भूमिका के पढ़ती हूँ, कविता सीधे सीधे आप तक पहुंचेगी, ऐसी आशा है। मैं चल तो दूं, मैं चल तो दूं, किंतु उन सबको साथ लेकर चलने की इच्छा का क्या करूं, जिन्हें चलना नहीं आता। मैं चल तो दूं, किंतु उन सबको साथ लेकर चलने की इच्छा का क्या करूं, जिन्हें चलना नहीं आता। मैं चल तो दूं, पर अधकटी टांग पर चारपाई का पाया बांधे हम गाम उस लड़के को छोड़ चलना इतना आसान है क्या। अधकटी टांग पर चारपाई का पाया बांधे हम गाम उस लड़के को छोड़ चलना इतना आसान है क्या, या फिर कान में तार फंसाए अबोले निरीह स्पर्शों को साथ ले जाने की अनुमति मिल जाएगी। मैं चल तो दूं, पर बगल में बैठी महिला की गोद का बच्चा मेरी बाह पर सिर टेक बस में अभी अभी सोया है। मैं चल तो दूं, पर झाड़ू की सीकों पर स्वेटर की बुनाई सीखने आती पड़ोस की बच्ची उदास हो जाएगी, और वह ठठरी से कंकाल पर प्याज का छिलका सा चढ़ी देह वाला बूढ़ा, ठठरी से कंकाल पर प्याज का छिलका सा चढ़ी देह वाला बूढ़ा गोटी कागज के टुकड़े, सिगरेट की चमकीली अधपन्नियां बोरे के नीचे दाबे ठिठुराता न चुक जाए कहीं। भीष्म वृक्ष के तने पर लिपटता चढ़ता मेरा बेटा अर्जुन की तरह खिलखिलाता कहीं बाण न तान ले कालांतर में। टूटे चश्मे के बचे कांच से कागज तलाश कर, टूटे चश्मे के बचे कांच से कागज तलाश कर अर्जी लिखवाने भी आना है अभी सीमा पर मारे गए युवक के अकेले पिता को। टूटे चश्मे के बचे कांच से कागज तलाश कर अर्जी लिखवाने भी आना है अभी सीमा पर मारे गए युवक के अकेले पिता को। तुम फिर भी कहते हो चलो। और यह जो लावारिस कुत्ता 2 रोटी मिलने के दिन से ही छोड़ने आता है सड़क तक मुझे, फिर तो
बेचैन हो जाएगा। कांटे से उग आए हैं मेरी गाय की जीभ पर जो, कांटे से उग आए हैं मेरी गाय की जीभ पर जो, उनका पाप लिए कहाँ चल सकती हूँ। माँ की तुलसी माला पिरोनी बची है, माँ की तुलसी माला पिरोनी बची है, यूं छोड़ जाना संभव नहीं मेरे लिए। और अनुमति तो ली ही नहीं पिता से। दुखते घुटनों चल घाट तक कैसे जाएंगे वे, दुखते घुटनों चल घाट तक कैसे जाएंगे वे। मैं चल तो दूं पर अपनी इस अनिच्छा का क्या करूं मित्र, कि सूर्यास्त तक माप कर आई जमीन की अंधी दौड़ में नहीं जाना मुझे। मैं चल तो दूं पर अपनी इस अनिच्छा का क्या करूं, कि सूर्यास्त तक माप कर आई जमीन की अंधी दौड़ में नहीं जाना मुझे। दोस्त मेरी कविता के पन्ने इतने भर में फैलने दो, हाथ बढ़ाकर नाप लूं जितनी, यही कोई 2 गज, यही कोई 2 गज। धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। मैं ऋषभ देव शर्मा हैदराबाद से आप सबको प्रणाम करता हूं और विश्वम्भरा तथा हिंदी भवन दोनों ही संस्थाओं के प्रति कृतज्ञ हूं कि मुझे इस 2-2.5 घंटे के एक तरह से जो काव्य वर्षण हुआ, अमृत वर्षण हुआ, उसको उसमें स्नान करने का, अभिषिक्त होने का शुभ अवसर आपने प्रदान किया। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी यह शब्द अभिनंदन, यह शब्द वर्षण अपने ऊपर अनुभव किया है, वे इसे भुला नहीं पाएंगे, लंबे समय तक याद रखेंगे। इस तरह का इतना सुंदर सुयोग ऐसे शीर्षस्थ और रचनाकारों को एक साथ उपस्थित कर पाना और उनकी एक मनोभाव से जुड़ी हुई, एक संवेदना से जुड़ी हुई ऐसी रचनाएं जिनका किसी प्रकार की नारेबाजी, किसी वाद, किसी प्रतिवाद विवाद से कोई संबंध सरोकार न हो, ऐसी रचनाएं हमें आज सुनने को मिली। मैं प्रणाम करना चाहूंगा आदरणीय उषा वर्मा जी को, जिनकी कविता की हर पंक्ति लगभग सूक्ति जैसी है। उन्होंने प्यार को समर्पण, भक्ति, शक्ति और फिर मुक्ति की ऊंचाई तक अपनी कविता में पहुंचाया। वे जब कविता की बात करती हैं तो यह एक आकांक्षा रचनाकार की अंततः रेखांकित करती हैं कि किसी के मन को कभी छू ले, कुछ ऐसा लिख जाएं, और शायद इसी में रचना सीमाओं के पार जाती है। किसी कविता की कालजयी या कहें कि देश काल के परे जाने की ताकत को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रेखांकित किया। मैं प्रणाम करना चाहूंगा डॉक्टर रंजना अरगड़े। खासतौर से जब मैं उनकी रचनाएं सुन रहा था, मुझे याद आ रहा था कविता वाचक नवी ने अपना शोध रंगों पर किया था, कविताओं में रंगों की संवेदना, और उनकी कविता, डॉक्टर रंजना अरगड़े की कविता में इतनी तरह के रंग और इतनी तरह के शेड्स हैं कि वह कविता समाज भाषा विज्ञान की इस रंग भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही विशिष्ट लगती हैं। जब वे भूरी झाड़ियों की बात करती हैं और उसे बुढ़ाती देह के साथ एक तरह से एकाकार करती हैं, तो एक जो विमर्श आज के समय में उभरता हुआ है और बेहद महत्वपूर्ण है, वृद्धावस्था विमर्श, उसे रेखांकित करती हैं। अन्य रचनाओं में भी ये चीज देखने को मिली। घर के मायने हैं माँ, एक ऐसी सूक्ति उन्होंने दी, और खेप पर खेप उतरते सपने जैसा बिंब बहुत ही आकर्षक लगा।
मैं नमन करता हूं इला प्रसाद को। उन्होंने हवा में बारूद की गंध की जो चर्चा की, हालांकि बात नए वर्ष या दिवाली वगैरह की लग सकती है, लेकिन ये एक वैश्विक चिंता उनकी कविता में दिखाई दे रही है कि हमारे चारों ओर हवा में बारूद की गंध है। और मायके से लौटी पत्नी के नाम जो कविता है, उसमें पुरुष की स्त्री पर निर्भरता को बड़े सुंदर ढंग से रेखांकित किया गया और उसकी रीझ और खींच की चर्चा। और जब वो कहता है कि बरसों बाद घर लौटूंगा, यानी कि इतने दिन तक वह घर लौटता ही नहीं था। वही बात कि स्त्री से ही घर है, ये बात चाहे घरौंदे की हो या घर की हो। जैसे वो कहता है कि इतने दिनों तक मैं रहा ही नहीं, जैसे मैं जिया ही नहीं। मैं प्रणाम करना चाहूंगा रेखा राजवंशी जी को, जिन्होंने घरौंदा पर भी अपना एक मुक्तक आरंभ में दिया और इश्क की रहमत बरसने की जो बात उन्होंने कही और उसमें भीग जानने की बात कही, वह प्रेम का एक कोमल पक्ष था। लेकिन जब वे पतझड़ के बाद की चर्चा करती हैं अपने नवगीत में, और जलती अंगीठी जला अंगीठी बैठे तारे का जो बिंब है उनका, वो मुझे एकदम अछूता बिंब लगा, शायद एकदम नया बिंब। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी को, जिन्होंने मेरे प्रिय विषय को अपनी कविताओं में उठाया। नवातुर गर्भिणी वाली उनकी कविता, जिसमें फिर वही बात जो मैं उषा जी की कविता के संबंध में कह रहा था कि हर पंक्ति में एक सूक्ति है। अपने प्रणय की नवजात हथेलियां, जो नवजात बच्चे की हथेलियों को अपने प्रणय की नवजात हथेलियां की जो उत्प्रेक्षा उन्होंने दी है, या उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई, ये मातृत्व को ईश्वरत्व के ऊंचाई तक ले जाना, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही मार्मिक उनका रचना विधान है। और भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन, यानी स्त्री की जो नितांत निजी अनुभूतियां हैं, उन्हें डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी ने इस तरह शब्दबद्ध किया कि वे मर्म को छू जाती हैं। मैं नमन करूंगा डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर शार्दुला नौगाजा को। उन्होंने पिघलना खुशियों का एक सिरा है, पिघलने के कई रूप बड़े सुंदर समांतर जो प्रस्तुत किए, और एक चिंता, हमारे समय की चिंता और तमाम रचनाकारों की चिंता, खास तौर से स्त्री रचनाकारों की चिंता है। सभी ने किसी न किसी रूप में इस बात को रेखांकित किया कि प्यार कम कम हो चला है। ये जो प्यार कम कम हो चला है, इसे पकड़ने की, इसे फिर से और अधिक अधिक बनाने की, विकसित करने की जो ललक है, शार्दुला सहित सभी रचनाकारों में मुझे दिखाई देती है। और एक एंटी रोमांटिक प्रश्न भी उन्होंने उठाया, प्रेम बनाम जीविका का। मैं प्रणाम करना चाहूंगा डॉक्टर वंदना शर्मा को। बहुत सुंदर पंक्ति, जो फ्रेम नहीं तोड़ते आते ही नहीं, फ्रेम तोड़ना जरूरी है गाने के लिए। केवल हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा ही काफी नहीं है, वह गाएगा जो प्रेम को तोड़ेगा, क्योंकि प्रेम को तोड़ने के कुछ खतरे हैं और उन खतरों को जो उठाएगा सच में वही गा सकेगा, वही गाएगा। उन्होंने अखबार और कविता की बात उठाई कि अखबार से पहले कविता पढ़ी जाए कि कविता से पहले अखबार पढ़ा जाए। आज का समय जब तमाम कविता अखबार बनती जा रही है, हमारे इन स्त्री रचनाकारों ने सच में कविता को बचा कर रखा है। यह आज के इस कवि सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित की जाने वाली बात है।
मैं प्रणाम करना चाहूंगा पूर्णिमा बर्मन को, जिन्होंने बोगनवेला के माध्यम से स्त्री की पूरी दिनचर्या बल्कि जीवनचर्या को और उसके पूरे मनोवेगों को, संवेदनाओं को एक तरह से रूपायित कर दिया। एक साधारण से एक प्रतीक को लेकर के पूरी दिनचर्या, स्त्री, माँ, बच्चे, अंधेरा, खिड़की, उल्लास के फूल, जाने क्या क्या है, और अंधेरे को बुहार देती है बाहर खिड़की। ये जो अंधेरे को बाहर बुहार देने वाली खिड़की है, पूर्णिमा बर्मन जी, आपकी कविता यही है। मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं नमस्कार करना चाहूंगा आदर पूर्वक आदरणीय अनामिका जी को। अनामिका जी ने औरत का पहला प्रवास जो कविता पढ़ी, वह उनकी इस कला को दर्शाती है कि किस तरह से साधारण घटनाओं से रचनाकार जो है किसी बड़ी बात को, किसी बड़ी कविता को निर्मित कर देता है। एक कथात्मक चित्र है, लेकिन उसमें जिस तरह से चिंताएं हैं, परिवार की चिंता, यानी स्त्री के मन से घर और घरौंदा कभी दूर होता ही नहीं, रिश्ते, नाते, संबंध कभी दूर होते ही नहीं, और स्त्री के लिए ही यह संभव है कि वो सबसे ज्यादा प्यार कर सके। वो तीनों से कहती है, मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, और यह केवल सबसे ज्यादा प्यार करना केवल ईश्वर के लिए ही संभव है। उन्होंने वानप्रस्थ कविता के अलावा जो फिर सूक्तिबद्ध कविता है कि वृद्धाएं धरती का नमक है। मैंने पिछली कविता की चर्चा करते हुए बात कही थी कि वृद्धावस्था विमर्श जो है वह बड़ी अच्छी तरह से इन रचनाओं के माध्यम से उभर करके आया है, और यह वह नई दिशा है जिसमें अभी हमारे रचनाकार और लिखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं सारी बातें कह चुका क्या? अनामिका जी, शार्दुला जी, वंदना जी, पूर्णिमा जी, इला प्रसाद जी, रेखा राजवंशी जी, पुष्पिता अवस्थी जी, उषा वर्मा जी, रंजना आरगड़े जी, और अब बचती हैं डॉक्टर कविता वाचक नवी, जिनके बारे में या जिनकी कविता पर कुछ भी कहना मेरे लिए इसलिए उचित नहीं है कि मैं नहीं चाहता नजर लगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर कविता वाचक नवी जी, आदरणीय डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, और तमाम जो तकनीकी बाधाओं के बावजूद हमें जोड़े रखने का जिन्होंने काम किया, वह पूरी की पूरी टीम, सभी को नमस्कार करता हूं। और इस इतनी विलंबित वेला में भी मुझे आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत 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 आभारी हूं। हम फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद ऋषभ जी, धन्यवाद। ये आपने बहुत अन्याय किया है ना, मेरी कविता पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, तो ये आप पर ही पहले ही बोल दिया था ना। खैर, मैं आप सभी जुड़े हुए रचनाकारों, आयोजकों, टेक्निकल टीम, हमारे मित्रों, पाठकों, देश विदेश से बहुत से लोग जुड़े रहे बीच बीच में, धीरे धीरे, क्योंकि भारत में बहुत विलंब हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत, और सिंगापुर में, ये उधर ऐसे जो देश हैं, मध्य रात्रि भी पार हो चुकी है वहाँ, तो ये सब धैर्यपूर्वक जो जुड़े हुए थे, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद और प्रणाम निवेदित करती हूँ। हम फिर से 25 तारीख को हमारा अगला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। मैं उसके विषय में अभी एक भी शब्द कहना नहीं चाहती थी, इसे जिप लॉक की तरह रखना चाहती हूँ अपने आप को, कि लेकिन एक बहुत विशेष कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, और नए रचनाकारों को आप कुछ, वे रचनाकार नए नहीं हैं, मतलब आज के कार्यक्रम से इतर रचनाकारों को आप उसमें सुनेंगे अलग विषय पर।
और आप सभी उससे जुड़िएगा। जिन्हें भी कुछ असुविधा हो मुझसे संपर्क करने में, वे फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब पर या किसी भी तरह, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो आप किसी भी तरह से मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें लिंक दे दूंगी और आप उसका भी आनंद पूरा ले सकेंगे। एक नई टीम होगी उस दिन, रचना पाठ करने वाले रचनाकार होगी। तो मैं इसके साथ आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अब औपचारिक रूप से इस कवि गोष्ठी को समापन के इस बिंदु पर हिंदी भवन और विश्वम्भरा के सभी सदस्यों को फिर से धन्यवाद दे रही हूँ। नमस्ते मेरी ओर से, प्रणाम। और आप इसी प्रकार अपना स्नेह हम पर बनाए रखें, जुड़े रहें, लिखते रहें, निरंतर लिखें, अच्छा लिखें, बढ़िया लिखें। और बस और क्या कहूँ आप सबके लिए। तो हम औपचारिक अंत करते हैं। अब हमारे रचनाकार बीच में हैं, यदि कोई किसी प्रकार का संवाद उनसे करना चाहें, परस्पर रचनाकार आपस में करना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा सभी स्वतंत्र हैं। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो, कुछ संवाद करना चाहे तो। मैं देख रही हूँ सुनीता पाहुजा जी हैं हमारे बीच, अनूप भार्गव जी हैं, है ना, राजीव जी तो हैं ही, तो हमारे अपने ही हैं, और ममता जी हैं हॉलैंड से, गीता शर्मा हैं यूके से, और मैं दूसरे पन्ने पर भी देख लूँ, कई लोग हैं, विक्रम भार्गव जी, कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, सीमा सरकार हैं, निरंजना किशोर जी हैं। तो आप सभी यदि कुछ अपनी राय, सम्मति कुछ देना चाहें, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो आपका स्वागत है, अन्यथा आज के लिए भारत वाले और पूरे देश के लिए चुनना चाहिए। आप सभी म्यूट पर हैं, यदि कोई कुछ बोल रहा है तो म्यूट करना आवश्यक है। मंत्री आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपको कहना चाहिए। मुझे भी कुछ कहना चाह रहे हैं अनूप जी। अनूप जी मैं आपको अनम्यूट करने, जी जवाहर जी। अच्छा ये हाँ जी, तो मैं कैसे अच्छा एक मिनट, जवाहर जी बता रहे हैं कि होस्ट तो अच्छा हाँ अब कर सकेंगे, अब देखिए शायद संभव है। नहीं, आपने अब बोलने का मौका दिया है तो नहीं, क्योंकि मैं अनूप जी लॉग आउट हो गई थी, फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया दूसरे मैं समझ सकता हूँ, बस वो हाँ अनूप जी, हम लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे ना, कैसे हाँ, तो उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत लोगों की तारीफ करनी थी, वो मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन बहुत ही आनंद आया और सभी की कविताएं बहुत ही अच्छी लगी। कुछ को मैंने पहली बार सुना था, उषा जी को पहली बार सुना, रंजना जी को भी शायद पहली बार ही सुना, मुझे याद आ रहा है। पूर्णिमा जी को तो सुनना रहता ही है, हमेशा ही कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन उन्हें भी, और सभी को सुनना बहुत अच्छा लगा और सभी को बहुत बहुत बधाई। और कविता जी आपको बधाई एक सुंदर आयोजन के लिए। कुछ वो आवाज की थोड़ी बीच में कुछ जगह गड़बड़ थी, पर वो तो चलता है। कविता जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी ममता जी। हाँ कविता जी नमस्कार, मैं ममता मिश्रा नेदरलैंड से। मेरे लिए बहुत करीब सभी चेहरे नए हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और निशब्द हूँ बिल्कुल आप लोगों की सारी रचनाएं सुनकर, और सबको सिर्फ आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार ये इस अवसर का कविता जी जो आपने दिया सबको सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी कविताएं जो कि बहुत नए तरीके और नए रूप लिए हुए थी सुनने को मिली, इस अवसर के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैश्विक हिंदी आज वातायन का भी शनिवार को कार्यक्रम वैश्विक हिंदी परिवार से हूँ। हाँ कविता जी, मैं कैलिफोर्निया से शकुंतला बहादुर बोल रही हूँ, और आपने
विश्व भर की बगिया के जो रंग बिरंगे फूलों को आज इकट्ठा किया, उन सबकी सुरभि से मन इतना सुरभित हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि क्या कहूँ। इतने रंग बिखराए तरह तरह के उन कविताओं को सुन करके आनंद आ गया। और कुछ लोगों से तो मैं मिल चुकी थी, लेकिन प्रायः सबसे इसी के माध्यम से साक्षात्कार करके अपनी लब्धम नेत्र निर्वाणों वाली बात हो गई कि बहुत ही अच्छा लगा। आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अनुग्रहित अनुभव करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। असल में क्या है, मैं व्यक्तिगत तौर पर, पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी बात है, कि मैं व्यक्तिगत तौर पर गुणवत्ता और नैतिकता को बहुत महत्व देती हूँ। मेरे लिए सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। तो मैं हर नए रचनाकार से कहती हूँ कि हाँ, आप लिखने लगे हो, लेकिन इतना धैर्य रखिए पूरी नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए कि आपकी रचना पक जाए। नहीं तो ये रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, फलदार वृक्ष आते हैं, और लोभ से, लौलुकता से हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन उन सारी इच्छाओं को, ऐषणाओं को दबा कर रखते हुए एक तप जैसा है। आप सुनिए, वरिष्ठ रचनाकारों को सुनिए और उनसे सीखिए। तो यह हमें पास लाने के लिए ही नहीं था, यह एक ऐसा भी अवसर हम चाहते थे मिले कि रचनाकार हमारी वरिष्ठ रचनाकारों से, जो नए रचनाकार हैं, वे सीखें और समझे। नहीं तो हर किसी की इच्छा होती है मैं भी बोलूं, मुझे मेरा भी करवाओ, कविता ये कर रही है तो कविता हमें भी अवसर दे। लेकिन मैं चाहती थी कि एक एक चुना हुआ व्यक्ति आए और आपको पता लगे। और ऋषभ जी जिस प्रकार से कविताओं के बीच से उस रचना का सौंदर्य अपनी टिप्पणियों से और बढ़ा देते हैं, असली चीज निकाल कर जैसे मक्खन सामने रख देते हैं, तो वैसा लगता है। तो ऋषभ जी की टिप्पणियां हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और उससे पाठकों को भी सीखने को मिलता है, और कई बार रचनाकार को भी। कई बार ऐसा होता है क्योंकि कविता संश्लिष्ट विधा है और उसकी इतने अर्थ स्तर होते हैं, और उन अर्थ स्तरों में कई बार रचनाकार को भी नहीं पता होता है कि पाठक या श्रोता उस कविता का कौन सा अर्थ लेगा। तो जब हम उनके मुंह से सुनते हैं रचना का जो अर्थ वे ले रहे हैं, तो हमें अपने लिखे पर कई बार स्वयं पर भी बड़ा सुख मिलता है कि हमने ऐसा भी लिखा, अच्छा इसका यह भी अर्थ हो सकता है। तो मैं इसलिए हम कभी भी, हम विश्वम्भरा में हमने महिलाओं की भी एक अंतरिम सी गोष्ठी की थी, जिसमें हम 20-22 महिलाएं इकट्ठी हुई थी। हमने ऐसी हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है उसमें हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम सभी को अवसर दें और सुनाएं और प्रस्तुत करें। तो ऐसे अवसर, विशेष अवसर के लिए हम जिन लोगों को निर्धारित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, हम केवल उन्हें ही सुन पाते हैं। यह मेरी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, मेरी अपनी कमी भी आप इसे समझ सकती हैं, लेकिन ऐसा ही है। तो अच्छा है कि इतने धैर्य के साथ आप सब लोग जुड़े रहे हैं। और कवि अनूप जी जैसे व्यक्ति जो कविता के बड़े प्रशंसक हैं और स्वयं भी लिखते हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और भी बहुत मैंने भारत से देखा, वो और एक संस्था के कुछ और भी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन भारत में आधी रात हो गई है तो स्वाभाविक है कि लोगों को बीच में जाना पड़ा। कविता जी, मैं रचना बोल रही हूँ। जी रचना जी, लॉस एंजल्स से। और आप, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि आपका संचालन मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। आप बीच में जो छोटी छोटी सी अपनी कविताएं पढ़ती थी, उससे एक समा बनता था। और दूसरी बात ये कहना चाह रही थी कि मैंने आज ऐसे लोगों को देखा और सुना जिनकी सिर्फ पिक्चर देखी थी, और उनको सुन के इतना अच्छा लगा कि और मेरा चैट पता नहीं बीच में कैसे ऑफ हो गया, तो मैं कुछ लिख भी नहीं पा रही थी जो शब्द मैं कहना चाह रही थी उनकी पंक्तियों पे, उनके भाव को। जैसे आपने कहा कविता को पकने दो तब आगे बढ़ो, एकदम सही बात है। तो आज शायद बहुत कुछ सीखने को मिला हमें सारे लोगों से, जितने भी लोगों ने कविता पढ़ी उनमें नए बिंब थे, नए भाव थे। और ऋषभ जी की तो समीक्षा सुन के समझ में आया, ओह मैंने ये शायद ठीक से समझा नहीं, अब समझा। तो धन्यवाद उनका बहुत सारा, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पूर्णिमा जी से एक ये उनका नवगीत नहीं सुनने को मिला आज, ये एक वो रह गया मन में। चलिए फिर आप ऐसे आयोजन करती रहेंगी तो फिर सुनने को मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत पूर्णिमा जी से है, अब तो पूर्णिमा जी का मोबाइल व्हाट्सएप से संपर्क संभव हो गया है, और अब हम पूर्णिमा जी के साथ अलग अलग अवसरों पर अलग अलग चीजों में जुड़े रहेंगे। वे हमारे साथ और हम उनके साथ, है ना, चलना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि इस देश के वासी उस देश के वासी से जुड़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जी जी जी। और तो बहुत ऋषभ जी धन्यवाद। का तो ऋषभ जी के पास एक कुंजी होती है रचना को खोलने की। ऋषभ जी वो कुंजी सबको पकड़ा देते हैं और रचना खुल जाती है। तो सही कहा आपने। प्रत्येक कविता की आत्मा को ऋषभदेव जी ने छू लिया और उसको इस तरह से उभारा कि मन प्रसन्न हो गया। और आपके संचालन में ये आज की गोष्ठी बहुत ही सुंदर रही और सुनने का अवसर मिला, अमृत कानों में घुल गया। धन्यवाद धन्यवाद। शैलजा जी भी हैं, शैलजा जी भी हमारे बीच में थी, अभी मैं देख पा रही हूँ। अब थोड़ा 2 पेज में आ रहे हैं सब लोग, तो मैं अब देख पा रही हूँ। संचालक के ऊपर बड़ी मुश्किल होती है कि वह कविताओं का आनंद नहीं ले पाता, उसको हमेशा अगली चीज की चिंता लगी रहती है। ठीक कौन कह रहे रचना है अगला, कौन रचनाकार है। मैं जब बिल्कुल संचालन नहीं करती और मुझे रचना पाठ करना होता है, बैठी होती हूँ, तब मैं रचनाओं को ज्यादा निकट से अनुभव करती हूँ और उनका सुख लेती हूँ। और जब संचालन मेरे ऊपर आता है तो मैं रचनाओं का सुख लेने वाला किस्सा ही खत्म हो जाता है मेरे मामले में। पता नहीं बाकियों के साथ ऐसा होता है या नहीं। तो फिर भी मैं अब लोगों को देख पा रही हूँ और अच्छा लग रहा है कि बहुत और भी लोग जुड़े हुए थे हमसे। कविता जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुनीता पाहुजा भारत से। मुझे बहुत अच्छा लगा कविता जी, आपने ये कार्यक्रम जो आज इसकी पूरी बनाई संकल्पना, और बहुत अच्छे लोगों को, जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि आप सब लोगों के नाम सुने हैं, कहीं चित्र भी देखे हैं, फेसबुक पे हैं तो किसी तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह रूबरू ऐसे लग रहा है जैसे कि हम आप लोगों से मिल ही लिए, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपने बोला आप सबको अवसर नहीं दे पाई, लेकिन बहुत बड़ा अवसर सीखने का जो मिला तो वो भी कम नहीं है कि हम मतलब जब इतने बड़ी बड़ी कवित्री आप लोग मतलब अपनी कविताएं सुना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा इतने गहरे भावों को भी इतने सहज जो हमारे आसपास चीजें हैं उनमें से ढूंढा जा सकता है। तो निश्चय हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर था और मैं सबकी हृदय से आभारी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और ऋषभ जी की समीक्षा के बाद ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ याद आ गया कि क्या सुना है, क्योंकि सुनते सुनते तो ऐसा हुआ कि खाना खाना भूल गया। मतलब अभी आपने बोला कि भारत में बहुत देर हो गई तो ध्यान आई कि अरे खाना नहीं खाया मतलब भूख लगी नहीं, शायद इतनी तृप्ति हो रही थी कविताओं से कि बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आनंद। सभी का साधुवाद और सभी को प्रणाम। नमस्कार कविता जी, जी नमस्ते। मैं ऋतुप्रिया बोल रही हूँ भारत से, भोपाल से। जी जी जी। और आज आपके संचालन में जो ये अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ है तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। आपने विश्व में हिंदी के मोती स्वरूप कवित्रियों को ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, नीदरलैंड से, अमेरिका से और भारत से, इन सबको एक माला में पिरोकर जो विश्व में हिंदी की आप लोग सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को इतने बड़ी बड़ी कवित्रियों को सुनने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जो भारत का और हिंदी का जो आपने परचम फहराया है, और इसके लिए हम लोग शब्द नहीं है बोलने के लिए। और आपका संचालन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही में ऋषभ देव जी की जो समीक्षा थी वो भी बहुत ही अद्भुत है। हम लोग इतनी बड़े बड़े चीजों को सुनने का जो सौभाग्य पा रहे हैं, जो मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी प्रकार आप लोग बहुत खूबसूरत आयोजन करते रहिए और हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। हिंदी भवन भोपाल के श्री जवाहर कर्नावट जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं भी भोपाल से ही हूँ और हमारे भोपाल के हिंदी भवन द्वारा और श्रीमती कविता जी द्वारा जो ये ब्यूटीफुल आयोजन हुआ है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कविता जी आपका नाम ही कविता है, तो पूरे विश्व में जो कविता का परचम आपके द्वारा फहराया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्व गुरु के रूप में भारत की जो माथे पे बिंदी है वो हिंदी है। धन्यवाद। ऋतुप्रिया खरे। यदि और इस आयोजन के पीछे कितना परिश्रम आपका छिपा हुआ है, वो कितना समय साध्य, कष्ट साध्य, लेकिन जब मन से किया जाए तो उसको कष्ट अनुभव नहीं करता व्यक्ति। लेकिन क्लेशः फलेन पुनर्नवताम विधत्ते वाली बात है कि वो आपका मन प्रसन्न हो गया होगा क्योंकि आपने सबको आनंदित किया, सबको सुखद ये क्षण आप लिए। सबके इतने सारे आशीर्वचनों के बाद और सभी रचनाकार आ गए एक बार, एक मतलब एक आधे मिनट के फोन के बाद,
किसी कोई भी ऐसी कहीं कोई घटना नहीं हुई कि, और मैंने जितने आज रचनाकार आए हैं इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य एक के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि किसी ने न की हो कि मैं नहीं आ सकूंगी। एक रचनाकार थी, वे नहीं आ सकी, हमने असल में 10 को आमंत्रित किया था, उनकी कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बन गई, वे नहीं आ पाई। अन्यथा सभी जिनको मैंने कहा, और मैंने 10 ही लोगों को कहा था, 10 में से 9 आज आपने सुनी है, और इसके अलावा कोई 11वां भी नहीं था। तो मेरे लिए जो सारा श्रम है कई रातों का, फ्लायर बनाने से लेकर और पता नहीं क्या क्या, तो वो सारा श्रम जो है सार्थक हो जाता है जब सब सामने आते हैं, और इस तरह से सुनने वालों को भी अच्छा लगता है कि कुछ सार्थक किया है। मैं विक्रम भार्गव बोल रहा हूँ। मैं उसी राज्य का वासी हूँ जिस राज्य में अनूप रहते हैं। अच्छा। तो कविता जी, अनूप दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी अनूप जी आपकी जो कविता दिए मिला है। विक्रम भैया हमारे बड़े भाई हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। नमस्कार करता हूँ मैं इनको। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उसी राज्य में रहता हूँ जिसमें अनूप है। हाँ, न्यू जर्सी में रहते हैं आप, समझ गए। बड़े भाई हैं हमारे विक्रम। हम पिलानी के सहपाठी भी हैं। ओह अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत आपका, बहुत अच्छा लगा। चलिए, कविता जी को भी बहुत बहुत हिंदी भवन की ओर से धन्यवाद। कविता जी, आपने हमको जोड़ा और इतना सुंदर आयोजन आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का। नहीं जवाहर जी, आपसे तो मेरा बड़ा पुराना नाता है, तो आपको तो मैं कभी भी कह सकती हूँ कि आप आ जाइए। मल्होत्रा जी को इसका श्रेय जाता है। जी हाँ, जी हाँ। और पूर्णिमा जी तो अब भारत आ गई मेरे ख्याल से, अब वहां से, शारजाह से। जी, मैं तो लॉकडाउन में यहीं पर हूँ। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तभी जा सकूंगी, लेकिन मैं अच्छा, मैं समझ रहा था स्थायी रूप से भारत आ गई क्या? नहीं, मैं यहाँ पे काफी समय रहती हूँ, 6 महीने तक रह जाती हूँ। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि यहाँ मैंने संस्थान शुरू किया है, कभी समय मिले तो आइए, आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, मैं तो शारजाह तो आया हूँ, आपके घर याद हो तो। जी बिल्कुल याद है मुझे, कैसे भूल सकते होंगे, गिने चुने लोग आते हैं वहाँ तो। हाँ जी, नहीं, मैं भारत में मिली थी पूर्णिमा जी से, भारत में पूर्णिमा जी से मैं मिली थी। हाँ, शकुंतला जी तो हमारे संस्थान आ चुकी हैं। हाँ, और इला जी से भी मिल चुकी हूँ मैं। जी, मैं याद है मुझे। हम तो वहाँ साहित्य प्रवाह के कार्यक्रम में भी मिले थे ना, अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले। लेकिन आज सबसे मिलनी तो मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, दिन बड़ा अच्छा बड़ा बन गया है सबसे फिर से मिलके। मेरे लिए भी एक तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कमरे में हम सब बैठे हुए, अब जाने का मन नहीं है किसी का, कोई चाय वाल लेके आओ भाई। तो सही कहा पूर्णिमा जी आपने, ऐसा ही लग रहा है कि जब हम अभी भोपाल गए, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए, मैं तो बिल्कुल अंतिम 2 दिन पहुंची, अब जब वहां से चलने का समय हुआ, ऐसे लगता है कि जैसे बिटिया विदा करने के बाद अब क्या, कैसे ऐसे जाना भी पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो यह एक ऐसा परिवार है हमारा, साहित्य का संबंध, सबसे इतनी आत्मीयता, और दुनिया में कहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हमारा परिवार इतना फैला है और हर आदमी से एक नाता है। हम किसी नगर में पहुंच जाए, लगता है यहाँ कोई तो अपना बैठा ही है। एक घर तो है ऐसा जिसका दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं गीता शर्मा लंदन से। मैं बीच में जुड़ी थी क्योंकि हमारे यहाँ लंदन में वातायन जो हमारी संस्था है उसका कार्यक्रम था, उसके खत्म होने के बाद मैं जुड़ सकी, और ये दोनों कार्यक्रम एक ही समय पर एक ही साथ शुरू हुए थे। लेकिन कविता जी को मैंने कहा था कि मैं जरूर सुनूंगी, और आप जैसे श्रेष्ठ लोगों को सुनना हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सीखने को मिलता है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद गीता जी, आप आई, और वहां से कई लोग नहीं आ पाए। दिव्या जी आने वाली थी, उनको शायद पता नहीं था कि अभी हमारा भी चल ही रहा है, उनका कार्यक्रम पूरा होने के बाद आ सकती थी। आज एक जी, मैंने नोट बना के रखा था। हाँ जी, मैंने नोट बना के रखा था इसीलिए, क्योंकि जैसे ही वो कार्यक्रम फिनिश होगा और मैं जूम पर इस कार्यक्रम को ज्वाइन करूंगी। आज आपको पता होगा हमारे यहाँ कैलाश बड़ी एक दुखद घटना हुई है।
कैलाश जी का जी जो नहीं रहे हैं। देहांत हो गया है, पता नहीं तो वो कोरोना से कार्यक्रम थोड़ा संक्रमित, लंबा हो गया। क्या वो कोरोना से संक्रमित थे, क्या क्या हुआ? नहीं जी, उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य काफी खराब था लंबे समय से, और उम्र के हिसाब से फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और आज सुबह खबर मिली। तो आज जो कार्यक्रम था वो एकदम चेंज हो गया, जो फिर उनकी श्रद्धांजलि के रूप में वो चेंज हो गया, तो थोड़ा लंबा उसे करना पड़ा। एक कविता जी, एक और बुरी खबर अभी अभी मिली है, वो अमिताभ बच्चन हाँ, जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मेरे भाई ने मुझे भेजा समाचार अभी आधा घंटा पहले। प्रार्थनाएं उनके लिए। तो बस आप सब लोग घरों के अंदर बंद रहिए, किसी को एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप मत समझिए कोई कि ये कोई फ्लू है, कोई खेल है, हम चैलेंज कर सकते हैं। किन्हीं भी प्राकृतिक, इसे प्राकृतिक कहें या अप्राकृतिक कहें, जो भी है, अभी तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यह प्राकृतिक नहीं है, पर अभी तक हम इसे प्राकृतिक आपदा मानते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ फैल गया है पशु प्राणियों से। तो जो भी जैसी भी आपदा है, किसी भी ऐसी चीज से पंगा नहीं लेना चाहिए, अपने आप को उनसे बलवान नहीं समझना चाहिए। मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे हो चुका है 1.5-2 महीना, मैं उससे उबरी हूँ, तो इसलिए मैं जानती हूँ। आप सब सुरक्षित रहें, हम यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। जी धन्यवाद। यदि और कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट में हम फिर इसे समाप्त करें। कविता जी, ये कार्यक्रम मेरे लिए एक उपलब्धि रही, क्योंकि मुझे ऐसे अवसर शायद ही मिल पाते हैं। मेरी व्यस्तता भिन्न किस्म की होती है। मैं सबों को पढ़ती रहती हूँ, लेकिन सुनती बहुत कम हूँ, सुनने के अवसर नहीं मिलते। इसलिए पुष्पिता जी को सुनना, अनामिका जी को सुनना, जैसे होता है ना, सपने जैसा था मेरे लिए। मेरे लिए तो रंजना जी, हाँ, सबों को, क्योंकि पुष्पिता जी और मेरा तो काफी संवाद, हम बातचीत करते रहते हैं, तो पर अनामिका, रंजना जी को मैंने पहली बार सुना है। रंजना जी से जब मैं मिली थी तब वहाँ काव्य पाठ नहीं था वर्धा में उस समय। अच्छा। लेकिन रंजना जी मेरे लिए तो से मैंने बड़ा अलग तरह से जाना, हम पैरेलल लगातार। मुझे लगता है हम सभी भाग्यशाली हैं, हम सभी अच्छा, एक बात बताइए, ये रंजना जी क्या गुजरात यूनिवर्सिटी में रही हैं? जी, हाँ जी, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में थी। मेरी मित्र हैं अभी बीएचयू की, वो वहाँ प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी यूनिवर्सिटी, हिंदी डिपार्टमेंट की थी। तो आप थी ना? आप दीप्ति झा को जानती हैं? आप बिल्कुल जानती हो ना। वो मेरी मतलब बीएचयू की मित्र हैं, हम आज भी जुड़े हुए हैं, हम बहुत पुराने मित्र हैं। दुनिया बड़ी छोटी है। हाँ बिल्कुल, हम सब कहा ना एक साथ हमने पीएचडी की बीएचयू में, हमने बीएचयू से एक साथ। मैं निवृत्त हो गई हूँ वहां से, अहमदाबाद से। अब मैं यहाँ भोपाल में बस गई हूँ। इसीलिए वो बार बार भोपाल बोल रही थी, और मैं दीप्ति दी का मैसेज देख रही थी। वो मेरी सीनियर थी पीएचडी में, वो लिख रही हैं कि वो एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में थी। तो मैंने सोचा हाँ, ये वो आपको तो व्यक्तिगत रूप से जानती हैं, है ना? बिल्कुल जानती हूँ। हम अभी भी, मतलब हमारी मित्रता बीएचयू वाली जो है ना, हमारा पूरा ग्रुप आज भी बना हुआ है। मेरे दूसरे मित्र भी फिजिक्स डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री के अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे थे और मुझे अपने कमेंट भेज रहे हैं, बहुत अच्छा था ये वो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भेज रहे हैं। और मैं दीप्ति दी को कहूंगी कि हाँ बिल्कुल मेरा उनसे संपर्क हुआ पहली बार। कहा ना, मेरे लिए उपलब्धि थी, क्योंकि मेरी भी वैसे मैंने कहा ना मैं कॉलेज में हूँ, फिजिक्स की हूँ, हमारे सेमेस्टर चल रहा था। ये कविता जी की सदाशयता थी कि उन्होंने मुझे मतलब बोला, मैंने कहा देखिए 9 तारीख के बाद मेरा क्लास खत्म होगा, और मैंने कहा हाँ तो भी ठीक है। मैंने कहा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या कह सकती हूँ, क्योंकि ये आयोजन भी उनका, प्रबंधन भी उनका, मैं बस जुड़ गई आकर के। हम सबका साझा कार्यक्रम था, आगे और भी कार्यक्रम हम करते हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद सबका। मैं आपके अब विदा लेना चाहूंगी। ऐसा कार्यक्रम मैंने पहली बार सुना, मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो ये तो शायद हर चीज पहली बहुत प्यारी होती है, तो ये तो मेरे लिए धन्यवाद।